बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। हिंदी में इसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र दिया था जिसका नाम था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है। चाहे आप BA में हैं या आप BCom में हैं या आप BSc AG से हैं या BSc होम साइंस से हैं, आप सभी में ये अनिवार्य प्रश्न पत्र जरूर आपको एग्ज़ाम देना होगा। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। तो आप सभी को ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में देनी है, यानी कि आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों वो MCQ मोड में आएंगे, जिनमें से 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल और केवल आपको 33% मार्क्स लाना होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका जो मार्क्स होता है दोस्तों वो आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, यानी टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। अगर एक बात और ध्यान लीजिए, मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और अवगत करा दूं कि अगर ये क्वालिफाइंग पेपर यानी कि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको जो आपने सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा दी है वो सभी विषय में फेल कर दिया जाएगा। आपको पुनः फिर से सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, इसीलिए आपको ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को देखना है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लगभग आज हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे, यानी कि मॉडल सॉल्व पेपर है ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन आ दिया गया है आहत को उसके घर पहुंचाना, ऑप्शन बी है आहत को आवश्यक संकट काल में उपचार प्रदान करना, या आहत को बेहोशी का इंजेक्शन देना, या आहत को गर्म दूध पिलाना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करते रहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का जो प्रमुख कार्य है वो है आहत को आवश्यक संकट काल में उपचार प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण। आपसे बताना है कि आप प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण क्या होता है। ऑप्शन ए है कि समाधान संपन्न एवं सूझबूझ वाला, या बातचीत करने की कला में निपुण हो, या अहंकारी हो, या घबराहट वाला हो। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो प्रमुख गुण होता है दोस्तों वो क्या होता है, साधन संपन्न एवं सूझबूझ वाला व्यक्ति जो होता है उसके अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर साधन संपन्न एवं सूझबूझ की कला है तो वो प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण कहलाता है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करते रहिएगा। कल से आप लोगों की लाइव क्लास मैं लूँगा जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। यानी कि 1.20 लीटर, या 7.9 लीटर, या 5.6 लीटर, या 8.6 लीटर। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो स्वस्थ शरीर में खून की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है। तो एक स्वस्थ शरीर में खून की जो मात्रा होती है लगभग दोस्तों वो होती है 5.6 लीटर के आसपास होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि RBCS का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है कि 80 से 100 दिन, या 50 से 70 दिन, या 25 से 75 दिन, या 90 से 120 दिन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए भाई। जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए तो
इस क्वेश्चन का आंसर करिए। RBCS का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो जीवन काल होता है वो 90 से 120 दिन का होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि दानेदार श्वेत कणों में किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है? दानेदार जो श्वेत कण हैं उसमें किस पर, उनमें से किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल या इओसिनोफिल, ऑप्शन सी है बेसोफिल या लिम्फोसाइटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दानेदार श्वेत कण में जो लाल अम्लीय रंग चढ़ता है दोस्तों वो चढ़ता है इओसिनोफिल पर। किस पर चढ़ता है? इओसिनोफिल पर। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो आपका है वो पूछा क्या गया है कि रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के ताप को कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि जो रक्त होता है वो फेफड़े एवं त्वचा की सहायता से जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसको कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है? आपका ऑप्शन है 100 डिग्री यानी कि 100.1 फ़ारेनहाइट, या यहाँ पर है कि 75 फ़ारेनहाइट पर, या 99 फ़ारेनहाइट पर, या 98.4 फ़ारेनहाइट पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर द सही होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन द सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोज बनता है? यहाँ पर है कोशिका क्षति या कैल्शियम लवण या थ्रोम्बिन या फाइब्रिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यहाँ पर फाइब्रिन सही हो जाएगा। यानी फाइब्रिन से थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोज बनता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो ये जो ऑप्शन है ये सेम दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रोम्बिन और फाइब्रिन जब इनकी उपस्थिति होगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फाइब्रिनोज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर द सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय का वजन यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हृदय का जो वजन होता है वो कितना होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 200 ग्राम या 250 ग्राम या 300 से 350 ग्राम या 200 से 250 ग्राम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, यानी कि हृदय का जो वजन होता है वो लगभग 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहोश व्यक्ति को नहीं लिटाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ है सीधे, उल्टा या सिर ऊपर रखकर या करवट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेहोश व्यक्ति को उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर के सब भाग में केशवाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन यहाँ है दाहिना अलिंद, ऑप्शन बी है दाहिना निलय, सा है आपका कि बायां अलिंद और बायां निलय। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन द होगा, यानी कि बायां निलय। बायां निलय जो होता है वो शरीर के सब भागों में केशवाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य करता है। यहाँ आपका ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना होता है? ऑप्शन यहाँ पर आ दिया गया है कि ट्यूनिका,
एडवेंटिशिया या ऑप्शन बी दिया गया है ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका इंटीमा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि ट्यूनिका मीडिया, यानी ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्यूनिका मीडिया जो है वो अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना होता है, यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हृदय को पोषण पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान के लिए और वहाँ से उत्पन्न विकार को संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका है कोरोनरी रक्त परिसंचरण या पोर्टल या प्रत्याहारी परिसंचरण या फेफड़ों का परिसंचरण या दैहिक या शारीरिक या सामान्य परिसंचरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ऑप्शन की तरफ देखना है कि हृदय को जो पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहाँ से जो उत्पन्न विकार हैं उनको क्या करें, ग्रहण करने का काम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई बता दीजिए। जल्दी से आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, जितने लोग भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार धड़कता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? 95 बार होती है या 72 बार या 60 से 65 बार या 75 से 80 बार? तो इस क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 72 बार, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की दर जो होती है वो लगभग 72 बार इसकी नाड़ी की स्पंदन होती है। यहाँ पर ऑप्शन बा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए, कि सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक सामान्य मनुष्य जो है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? 15 से 20 बार, 16 से 18 बार या 25 से 40 बार या ऑप्शन दा दिया गया है कि 20 से 35 बार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है, यानी श्वसन की क्रिया करता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्वसन के समय डायफ्राम होता है। प्रश्वसन के समय जो डायफ्राम होता है वो संकुचित होता है या फैल जाता है या स्थिर रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्वसन के समय जो डायफ्राम होता है दोस्तों वो संकुचित हो जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप फर्स्ट ऐड में ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया गया है, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। वहाँ से भी रिपीटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए, ये केवल पास करना होता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके दैनिक जीवन में इस समय प्रयोग हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिका और मुंह के पीछे का भाग क्या कहलाता है? जो नासिका होता है और उसके पीछे का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? नासिका कहलाता है, स्वर यंत्र कहलाता है या श्वसन नाल या ग्रसनी कहलाता है? तो दोस्तों जो नासिका और मुंह के पीछे का भाग होता है उसे ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको ग्रसनी कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ है कि कौन सी उपस्थिति स्वर यंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनती है। ऑप्शन यहाँ दिया गया थायराइड उपस्थिति या क्राइड उपस्थिति या एपिलेटिस या स्वर रज्जु। आपको बताना है भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बा, यानी कि क्रिककाइड उपस्थिति, यानी कि जो क्रिककाइड उपस्थिति होती है वो स्वर यंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनती है। ऑप्शन यहाँ पर बा सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है, कम होती है शरीर में आर्द्रता, या अधिक हो जाती है, या नहीं रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्दी या जुकाम जब हो जाता है दोस्तों तो होता क्या है कि जो आपके शरीर की आर्द्रता होती है वो अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? आपके शरीर की जो आर्द्रता होती है वो अधिक हो जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी की लंबाई यहाँ पर पूछी गई कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। तो ग्रसनी की लंबाई यहाँ ऑप्शन दिया गया है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, या 8 से 12 सेंटीमीटर, या 7 से 10 सेंटीमीटर, या 5 से 9 सेंटीमीटर। तो जो ग्रसनी की लंबाई होती है वो 8 से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 10 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, या ऊतक के द्वारा, या आ या बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के द्वारा देना है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों और ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा और ऊतकों के द्वारा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी आ तथा बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रशोषित दिया गया है, प्रशोषित वायु, प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए है कि 79%, ऑप्शन बी दिया गया है 21%, सी दिया गया है 0.4% और दा दिया गया है 4.5%। तो इस क्वेश्चन में आपको सही आंसर चूज करना है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रशोषित वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो लगभग कितना होता है? वो 21% के लगभग होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क या मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा मानव अंग कहलाते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन परिसंचरण, उत्सर्जन, या पाचन, या तंत्रिका। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी वृक्क या मूत्रपिंड, फेफड़े तथा त्वचा जो मानव अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उत्सर्जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? उत्सर्जन कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रपिंड संख्या कितनी होती है? मूत्रपिंड की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आ है 4, 3, या 2, या 1। तो मूत्रपिंड संख्या जो होती है दोस्तों वो लगभग कितनी होती है? 2 होती है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन यहाँ पर पूछा गया है कि कितना होता है। ऑप्शन आ दिया गया है कि 100 से 120 ग्राम, 90 से 100 ग्राम के बीच, या 80 से 100 ग्राम, या 125 से 70 ग्राम। तो किडनी का वजन जो होता है लगभग दोस्तों कितना होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा 125 से 170 ग्राम। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी संरचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है? ऑप्शन यहाँ पर है निकटस्थ कुंडलित नालिका, या हेनले कूप,
दूरस्थ कुंडलित नालिका या संग्राहक नालिका। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बा होगा, यानी कि जो हेले कूप है उसकी संरचना अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि हेनरी हमारे शरीर माफ करिएगा हमारे शरीर से प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। आपका ऑप्शन दिया गया है 15 लीटर, 2.6 लीटर, 1.6 लीटर या 5.0 लीटर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में लगभग 1.5 लीटर के आसपास मूत्र बाहर प्रतिदिन निकलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया किस विषाणु से फैलता है। डिप्थीरिया किस विषाणु से फैलता है। यहाँ पर है कैलेक्स लियोवर बैसिलस, या ऑप्शन बी दिया गया है बैसिलस पर्ट्यूसिस, या सी दिया गया है ट्यूबर रसल बैसिलस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डिप्थीरिया होता है दोस्तों वो कैलेक्स लियोवर बैसिलस द्वारा फैलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी नामक संक्रामक रोग का जो संप्रति काल होता है वो क्या होता है। संप्रति काल 2 से 5 दिन, या 6 से 18 दिन, या 16 से 20 दिन, या 2 से 8 दिन। तो इसका जो काली खांसी है दोस्तों उसका जो संक्रामक रोग है उसका प्रतिकाल जो होता है, संप्रतिकाल जो होता है वो लगभग 6 से 18 दिनों तक होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा जो है, हैजा बीमारी वो किसके द्वारा फैलती है, यानी फैलने वाला रोग है। वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हैजा जो है वो किसके द्वारा फैलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हैजा जो है वो जल के द्वारा फैलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स की जानकारी कब हुई थी। एड्स की जो जानकारी है वो कब हुई थी। ऑप्शन आपका ए दिया गया है 1975 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1969 में, या 1981, या 1988 में। तो दोस्तों जो एड्स की जानकारी हुई थी वो 1981 में हुई थी। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विषाणु पोलियो रोग का नहीं है। इनमें से कौन सा जो विषाणु है वो पोलियो रोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है लैसिनस, या लियोनोल विषाणु, या ब्रूनो हिंडी विषाणु, या बैसिलस टिटिनस स्टेडियम टेटानाई। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि बैसिलस टिटिनस स्टेडियम टेटनाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दन में स्वर यंत्र के नीचे जो श्वास प्रणाली के दाएं एवं बाएं ओर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कहते हैं, या पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, या थाइमस ग्रंथि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो गर्दन के स्वरयंत्र के नीचे श्वास प्रणाली के दाईं और बाईं ओर पाई जाती है उसे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की अधिक सक्रिय होने की दशा को क्या कहते हैं। अल्पा वटुता कहते हैं, या अत्यावटुता, या आवा दोनों, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यावटुता। क्या हो जाएगा, अत्यावटुता। आपका ऑप्शन यहाँ पर बा सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि अगर अधिक सक्रिय हो जाती है तो उससे कहा जाता है अत्यावटुता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो किससे स्रावित होता है। यहाँ पर है अल्फा सेल, या गामा सेल,
या फिर ऑप्शन सा दिया गया है दोस्तों डेल्टा सेल या बीटा सेल। तो ध्यान रखिएगा जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की यहाँ पर है दोस्तों कि इंसुलिन की अधिकता में रक्त में अधिक हो जाता है। जब हमारे शरीर में क्या होता है कि इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो रक्त में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन अधिक हो जाता है या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या फिर श्वेत रक्तकण बढ़ जाता है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा हो जाती है वो अधिक हो जाती है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में अच्छी गोलक हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो अच्छ गोलक हो जाता है, गोलाकार हो जाता है या फिर लंबाकार हो जाता है या असम हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में जो अच्छ गोलक हो जाता है वो क्या हो जाता है भैया, वो लंबाकार हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, लंबाकार हो जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि वैषम्य रोग उत्पन्न होता है। ये ऐसा रोग है दोस्तों जो दृष्टि को बाधित कर देता है, यानी आपको साफ नहीं दिख पाता है। तो ये आँखों में साधारणता होता है दृष्टि वैषम्य रोग। तो ये कहाँ होता है, यानी कि उत्पन्न होता है कार्निया के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल के अनियमितता वक्रता के कारण या लेंस तथा दृष्टि पलट के बीच में अंतर बढ़ने के कारण या लेंस तथा दृष्टि पलट के बीच अंतर कम होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, यानी कि दृष्टि वैषम्य रोग जो उत्पन्न होता है वो कार्निया के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में अनियमितता वक्रता के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्णफेर के लक्षण। कर्णफेर के लक्षण यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि ज्वार आना, ये कर्णफेर का लक्षण है, या नाक कान या मुख गले में पीड़ा होना, ये या कान के नीचे सूजन आ जाना या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कान के नीचे सूजन आ जाना। ये कर्णफेर के लक्षण हैं। आपको शब्द में ही दिख गया होगा कि यहाँ पर कान के बारे में पूछा गया है। तो कान के नीचे जब सूजन आ जाती है तो उसे कर्णफेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा रोग होता है। जीवाणुओं द्वारा कर्णफेर का रोग होता है या चेचक का रोग होता है या पोलियो या निमोनिया। तो जल्दी से सभी बता दीजिए भाई कि जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा निमोनिया होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग। यहाँ पर पूछा गया है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, हैजा, प्लेग, चेचक या रिकेट्स। तो जो वायु द्वारा रोग होता है दोस्तों वो क्या होता है, जल्दी से सभी लोग बताइए। वायु द्वारा फैलने वाला रोग, अगर बात करें यहाँ पर हैजा की तो हैजा पानी से फैलता है और वायु द्वारा जो फैलता है वो चेचक फैलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इस प्रकार टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु, ये टाइफाइड जो होता है उसको फैलाने वाला जीवाणु में से कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो टाइफाइड फैलाता है वो जीवाणु कौन सा है, वो सल्मोनेला टाइफी है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं। फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं या श्वास फूलने लगती है या ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ड हो जाएगा। फेफड़ों के तपेदिक के जो लक्षण होते हैं वो ये सभी होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरियोला वायरस से फैलता है। जो वेरियोला एक प्रकार का वायरस है, इससे क्या फैलता है, ये चेचक फैलता है या छोटी माता या टाइफाइड या तपेदिक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो
वेरियोला वायरस होता है उससे चेचक फैलता है। क्या फैलता है? चेचक फैलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग फैलता है। क्षय रोग फैलता है, यहाँ पर दिया गया है क्यूलेक्स द्वारा या वैसिलस द्वारा या वायरस द्वारा या अमीबा द्वारा। तो जो क्षय रोग होता है दोस्तों वो वैसिलस द्वारा फैलता है। यहाँ पर जो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, सभी लोग का आंसर आना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें सहायक होता है? वो वृद्धि में सहायक होता है या श्वसन क्रिया में या पोषण में या उत्सर्जन में? तो आप ध्यान रखिएगा जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों वो किसमें सहायक होता है? जल्दी से सभी लोग का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग के द्वारा आना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायता करता है, यानी कि आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है 15 से 18 बार या 5 से 10 बार या 25 से 30 बार या अनियमित? तो आप ध्यान रखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार श्वसन की क्रिया करता है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण होता है। ऑप्शन है पी के आकार की उपस्थिति से, सी के आकार की उपस्थिति से या छल्ले नहीं होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो श्वास नालिका का निर्माण होता है वो सी के आकार की उपस्थिति से होता है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सभी लोग से मेरा निवेदन है, जितने लोग भी हमारे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी लोग वीडियो को यार एक बार लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे साथ चैनल पर इस बार नए आए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हृदय यहाँ पर पूछा गया है हृदय बना होता है, आपका ऑप्शन दिया गया है ऐच्छिक पेशियों द्वारा या ऑप्शन बा है अनैच्छिक पेशियों द्वारा या ऑप्शन नंबर सी है हृदय पेशी द्वारा या ऑप्शन डी दिया गया है कार्टिलेज द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका हृदय बना होता है वो अनैच्छिक पेशियों द्वारा बना होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के कार्य यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों। रक्त के कार्य क्या होते हैं? थक्का जमाना, रोगों से सुरक्षा करना, शरीर की स्वच्छता या उपयुक्त सभी? तो सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कमेंट करके। रक्त के कार्य आप लोगों बताएंगे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सामान्यतः हृदय जो धड़कता है उसकी प्रति मिनट दर कितनी होती है? एक मनुष्य की, एक सामान्य मनुष्य है उसके हृदय की धड़कन जो होती है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार होती है? 72 से 75 बार या 100 से 125 बार या 60 से 70 बार या 40 से 45 बार? तो आप ध्यान रखिएगा कि एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय स्पंदन दर होता है वो लगभग 72 से 75 के आसपास होता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली है जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? शिराएं कहा जाता है या धमनियाँ कहा जाता है या हृदय धमनी कहा जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है भैया? जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। उनको धमनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनियाँ कहा जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है हृदय, रक्त, धमनी या तथा शिरा या गुर्दे? तो परिसंचरण संस्थान का जो अंग नहीं होता है दोस्तों वो क्या होता है? आप जो गुर्दा होता है
वो परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग आप बताइए। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? फेफड़ा, हृदय, धमनियाँ या शिराएं? तो जो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग होता है वो क्या होता है भैया? फेफड़ा होता है। यहाँ पर जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है वो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। यहाँ पर बात हो रही थी जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन था कि परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। हृदय, रक्त तो ये दोनों हैं, धमनी तथा शिरा ये दोनों होते हैं और ये गुर्दा नहीं होता है। तो परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख अंग होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ हो सकता है, फेफड़ा। और ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर धमनी भी हो सकती है, लेकिन कुछ केसों में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है धमनियों में या फिर शिराओं में या रक्त वाहिनियों में या कोशिकाओं में? तो आप ध्यान रखिएगा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? वो होता है धमनियों में। माफ करिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है वो धमनियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है न्यूरॉन। ऑप्शन ए दिया गया है कि ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों क्या है कि ऊर्जा की आधारभूत इकाई, या ऑप्शन बी दिया गया रेडियो धार्मिकता के दौरान निर्माण कण, या न्यूट्रॉन के प्रतिकरण, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या जनन? तो आप ध्यान रखिएगा कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मनुष्य में जो मेरुदंड की कितनी जोड़ी कोशिकाएं निकलती हैं? 12, 13, 31 या 33? तो आप ध्यान रखिएगा जो मनुष्य में मेरुदंड की लगभग 31 जोड़ियाँ तंत्रिकाएं निकलती हैं। यहाँ आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, या शरीर के संतुलन के लिए, या उपयुक्त सभी? तो जो मस्तिष्क होता है दोस्तों वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो जिम्मेदार होता है उपयुक्त सभी के लिए, सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आ 2, या बा दिया गया है 3, 4 या 5। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो लगभग 3 भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी बा हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो होता वो किससे संबंधित होता है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से? तो आप ध्यान रखिएगा जो सेरेब्रम होता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर पूछा गया है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या मस्तिष्का। तो ध्यान रखिएगा जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन यहाँ दिया गया सेरेब्रम या सेरेले, यहाँ लिया है सेरेबेलम
या सेरेब्रम या मेडुला या थैलेमस। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य में बुद्धि का जो केंद्र होता है वो सेरेब्रम होता है। यहाँ पर प्रामस्तिक सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका या यकृत कोशिका। तो मानव के शरीर के दोस्तों, मानव शरीर के मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। किस रोगी की, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग की ऊतकों के मर जाने से है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मस्तिष्क हो जाएगा। जो मस्तिष्क होता है वो अगर किसी रोगी की जैविक मृत्यु का हो जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि जो उसके अंग के ऊतक मर जाते हैं, यानी कि किस मस्तिष्क के, अगर आपके देखिए मानव शरीर के, अगर मस्तिष्क की बात करें, मानव के मस्तिष्क के अगर ऊतक मर जाते हैं तो उसको रोगी का जैविक मृत्यु दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक मृत्यु कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सा सही होगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका से या अनुकंपीय तंत्रिका से या परानुकंपी तंत्रिका से या कपाल तंत्रिका से। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो हृदय की धड़कन की गति होती है वो क्या जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या प्रोटीन। तो दांतों को जो मजबूत रखने वाला तत्व है इसमें से वो कैल्शियम होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र का अंग। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से पाचन तंत्र का अंग नहीं है। पहला दिया गया आहार, अग्नाशय, फेफड़ा या छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन सा, जो फेफड़ा होगा वो पाचन तंत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या बतानी है कि मनुष्य के मुख में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं? ऑप्शन यहाँ पर है 6, ऑप्शन बा दिया गया दोस्तों 8, 10 या 21। तो मनुष्य के मुंह में जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी? 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लार रस में किण्वन पाया जाता है रेनिन का, पेप्सिन का या टाइलिन का या स्टार्च का। तो जो लार रस में किण्वन पाया जाता है दोस्तों वो टाइलिन का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस रस में पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त रस या लार। तो ध्यान रखिएगा जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनता है प्रोटीन पर क्रिया करता है, केवल दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है या दूध का फाड़ कर उसमें प्रोटीन को अलग करता है या कैटालेज को पचाता है? तो रेनिन जो होगा, रेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनता है वो दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग कर देता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यकृत अतिरिक्त शर्करा को इस वस्तु में परिवर्तित कर देता है? ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में या एंजाइम में या स्टार्च या मंड में? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो यकृत होता है अतिरिक्त शर्करा को कहाँ पर चेंज करता है? वो ग्लाइकोजन में। यकृत जो होता है वो ग्लाइकोजन में
अपनी अतिरिक्त शर्करा को चेंज कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं, आंत कहते हैं, आहार नाल कहते हैं या पाचन तंत्र कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल के द्वार तक जो मार्ग होता है उसे आहार नाल कहा जाता है। आपका ऑप्शन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो बड़ी आंत में अवशोषित होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो अम्ल या जल। तो ध्यान रखिएगा, जो बड़ी आंत में अवशोषित होता है वो जल अवशोषित होता है। क्या होता है भाई? जल अवशोषित जो होता है बड़ी आंत में होता है। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है ग्रहणी में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है आमाशय के रस में, आंत के रस में, लार रस में या इनमें से नहीं? तो जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है वो लार रस में पाया जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? श्वसन नालिका, आमाशय या फेफड़े में या हृदय में? तो दोस्तों रुधिर की जो शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? फेफड़े में होती है। कहाँ पर होती है? ये फेफड़े में होती है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या पूछी गई है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य, ठीक है, यानी आपके शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग क्या है? फेफड़ा, नासिका, त्वचा या आमाशय? ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग होता है वो फेफड़ा होता है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं होता है कंठ या अथवा गला, फेफड़ा या ब्रिक दिया गया है दोस्तों, या फिर श्वास नालिकाएं? तो जो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं होता है वो ब्रिक नहीं सहायक होता। ब्रिक जो होता है वो सहायक नहीं होता है, बाकी सभी सहायक अंग होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन क्रिया का या अंग, श्वसन क्रिया का या अंग श्वास क्रिया और रक्त शुद्ध दोनों कार्य करता है? आमाशय, हृदय, फेफड़ा या यकृत? चलिए सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। वायु प्राण वायु कहलाता है, प्राण वायु कहलाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आपका ऑप्शन है जल वाष्प? सभी लोग बताइए भाई कि प्राण वायु इनमें से कौन सा है? तो ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राण वायु के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग को पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन होता है उसे प्राण वायु कहा जाता है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचना होती है, फेफड़ों की संरचना होती है ठोस, तरल या स्पंजी एवं कोमल या अस्पष्ट? तो फेफड़ों की जो संरचना होती है वो स्पंजी एवं कोमल होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। फेफड़ों से वायु बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो फेफड़ों से वायु बाहर निकलता है उसकी क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतः श्वसन क्रिया कहा जाता है या नीव श्वसन या वाह्य श्वसन
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो फेफड़ों से वायु बाहर निकलने की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको निःश्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख में जिस पोषक तत्व का पाचन प्रारंभ हो जाता है वह है, मुंह में यानी कि जैसे मुख में कौन सा ऐसा पोषक तत्व होता है जिसका तुरंत पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या उपयुक्त सभी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। सा यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख में प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग कंजूसी मत करिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद मैं क्लास लेकर के आता हूं आप सभी के लिए और आप लोग को हेल्प मिलती है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर शीट के साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय से स्रावित होता है नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इंसुलिन। तो अमाशय से जो स्रावित होता है दोस्तों वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अग्नायसिक रस में नहीं पाया जाता। अग्नायसिक रस में क्या नहीं पाया जाता यहाँ पर पूछा गया है। तो अग्नायसिक रस में यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, एमाइलोप्सिन या सीटीएप्सिन या ट्रिप्सिन या टाइलिन। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अग्नायसिक जो रस होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो उसमें बात करें एमाइलोप्सिन की तो ये तो पाया जाता है, ऑप्शन बी है। क्या दिया गया है, स्टीएप्सिन ये भी पाया जाता है, सा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है। इनमें से टाइलिन जो होगा वो नहीं पाया जाता, ये रस जो है जठर रस में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डा हो जाएगा। ठीक है, टाइलिन जो होगा वो अग्नायसिक रस में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि ग्रहण किए गए आहार के इस पोषक तत्व का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या उपयुक्त में से सभी का। तो जो ग्रहण किया गया आहार होता है इसमें पोषक तत्व का जो पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है वो किसका होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का भी। यानी कि जो ग्रहण किया गया, अगर मुख की बात होती, यही एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर होता कि मुख में प्राप्त किया गया भोजन में से सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन शुरू हो जाता है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ है कि ग्रहण किए गए आहार यानी कि जो भोजन आप ग्रहण किए गए हैं आहार में इस पोषक तत्व का, किस पोषक तत्व का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है। तो मुख में जो प्रारंभ होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। दांत के मुख भाग, दांत के मुख भाग क्या है, शिखर, ग्रीवा, मूल या उपयुक्त सभी। तो दांत के जो मुख भाग होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, उपयुक्त सभी जो होते हैं ये दांत के प्रमुख भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल। ठीक है, यानी आपका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस से निकलता है। जठर रस जो होता है वो कहाँ से निकलता है, वो अग्नाशय से निकलता है या पित्ताशय से निकलता है या अमाशय से या यकृत से। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जठर रस, जठर रस कहाँ से निकलता है भैया, तो ध्यान रखिएगा जठर रस जो होता है वो अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा सा हो जाएगा, अमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस में एंजाइम, पित्त रस में कौन सी एंजाइम पाई जाती है। तो पित्त रस में ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सी एंजाइम पाई जाती है भैया, जल्दी से सभी बता दीजिए। पित्त रस में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, क्या एमाइलोप्सिन पाई जाती है या पेप्सिन पाई जाती है या ट्रिप्सिन पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि पित्त रस में कौन सी एंजाइम पाई जाती है। सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, जो ग्रसनी होता है उसके बाद जो होता है भोजन कहाँ पर जाता है। तो ग्रसनी के बाद जो भोजन होता है दोस्तों
वो अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है अमाशय एंजाइम द्वारा, या ग्रहणी में अग्नाशय द्वारा, आंतों में एंजाइम्स द्वारा, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकम में जीवाणुओं तथा प्रोटोजोआ द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा कि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का जो पाचन होता है वो सीकम में जीवाणु तथा प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? जो वसा होती है दोस्तों उसका इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त वर्णक के द्वारा, पित्त लवक के द्वारा, अग्नाशय रस के द्वारा, या टाइलिन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी कि टाइलिन। जो वसा का इमल्सीकरण होता है वो टाइलिन के द्वारा होता है। कुल मिला के लगभग दोस्तों आज हमने 100 प्लस क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। कल की क्लास में हम आप सबके लिए लेकर आएंगे मॉडल सॉल्व पेपर, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का मॉडल सॉल्व पेपर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, या अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट। चैनल लिखेंगे और आदमी लिखा देंगे 1, तो आप सर्च करेंगे से मिल जाएगा, जहाँ से आपको पुराने और नए सभी प्रकार के PDF मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको लगभग 2 से 3 क्लास में पहले भी अनिवार्य प्रश्न पत्र की करा चुका हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिया है जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। तो आप सभी लोग उस प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से रिपीटेड प्रश्न आएंगे। एक बात और दोस्तों, ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। अनिवार्य प्रश्न पत्र की क्लास आज हो ही रही है, कल आपको मिलेगी रात 8 बजे। आपकी जो क्लास होगी कल वो होगी केमिस्ट्री की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 9 बजे आपकी क्लास होगी फिजिक्स की, जहां पर हम सॉल्व करेंगे नया मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो क्लास होगी यानी कि सुबह मॉर्निंग में, अब हम 7 बजे आपको एक क्लास का टाइमिंग दे रहे हैं, 7, 6 और 7 बजे। आप सभी लोग कमेंट के बताइएगा भाई कि अगर जो भी लोग हमारे साथ जूलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या वो मॉर्निंग में क्लास अटेंड कर पाएंगे। अगर कर पाएँ तो उनके लिए डेली दोनों क्लास में स्टार्ट कर दूं। दोनों आधे घंटे की क्लास रहेगी, यानी 30 मिनट की क्लास पर डे में, यानी कि 1 घंटे में दोनों क्लास को कवर करने का प्रयास करूंगा, जहां पर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न पर। तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न के छात्र हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन जब भी क्लास लाइव हो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए।